हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में वर्क डन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इस लेक्चर में भी थोड़ा वर्क डन को और देख लेते हैं, क्योंकि वर्क डन इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर और हर एक एग्जामिनेशन में और वेरियस एग्जाम्स में वर्क डन के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो अभी हमें कन्वेंशनली अगर वर्क डन का साइन लेना है, साइन चूज करना है, तो वो किस तरीके से देखेंगे। ओके, तो अगर जो वर्क डन है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, बाय द सिस्टम, तो वर्क डन को आपने पॉजिटिव लेना है। अगर वर्क डन जो है वो सिस्टम पे किया जा रहा है तो आपको उसे निगेटिव लेना है। ओके, निगेटिव ले लेंगे। अब एक चीज़ और भी है कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्क डन इज़ द एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 ये 4 कर्व मैंने कंसीडर कर रखे हैं और 1 के करस्पॉन्डिंग W1, 2 के W2 एंड 3 इस तरीके से बता रखा है कि जिसके अंडर ज़्यादा एरिया होगा वो वर्क डन ज़्यादा होगा। और अगर साइकिल की बात करें तो क्लॉक वाइज जो भी क्लॉक वाइज रहते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव लिए जाएंगे और एंटी क्लॉक वाइज वाले वर्क डन निगेटिव लिए जाएंगे। ओके, इतना सब देखने के बाद अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्दर एक पॉइंट और है वर्क डन के बारे में कि ये पाथ डिपेंडेंट रहता है। बेसिकली किस पाथ पे आप जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप 1 पाथ चूज कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा, 2 ले रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा। आप यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्लियरली देख सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली डी क्यू, हीट गिवन टू द सिस्टम, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हीट ट्रांसफ़र होती है, अनदर पार्ट रहता है वर्क डन। ओके, तो सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल वर्क डन किया जा रहा है वो वर्क डन में काउंट हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बेसिकली इट इज़ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसे मेमोराइज करना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम रहते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। पहला रहता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। सेकंड रहता है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। थर्ड वन केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते एंड सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। यही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है। और बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट the concentration of the system should be constant. ओके, तो ये 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में फॉलो होने चाहिए। नेक्स्ट, अब जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसमें बेसिकली हीट का इम्पोर्टेंस था। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हीट कब निगेटिव रहता है, कब पॉजिटिव रहता है। जब हीट आप सिस्टम को सप्लाई करेंगे उस केस में आपको इसे पॉजिटिव लेना है। और जब एक सेंटेंस यूज होता है ड्रॉन, लीक एंड रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, इस केस में आपको हीट को निगेटिव लेना है। ओके, तो ये 2 और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन्हें मेमोराइज करना है, क्वेश्चंस में ये भी यूज होता है। अनदर टॉपिक इज मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, तो इसका भी हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, 1 मोल का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे वहाँ हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, मोलर हीट कैपेसिटी इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1/n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड dq/dt। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप इसे मेमोराइज कीजिए।
ओके। नेक्स्ट ये फर्दर कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके, अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है तो आप इन्हें देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।